आप लोगों के दिमाग में कई बार ये सवाल उठता होगा कि आखिर इंग्लिश सीखने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप इंग्लिश सीखें जिससे कि आपके ऊपर स्ट्रेस भी ना हो और कोई प्रेशर फील ना हो कि इंग्लिश को सीखते वक्त हमसे कहीं गलती हो गई तो क्या होगा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, आप खुद से बातें करके भी इंग्लिश सीख सकते हैं। बस उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स है जिनको फॉलो करना है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको सच में उस रहस्य के बारे में पता लग जाता है कि कैसे किसी लैंग्वेज को सीखा जाए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आपको किसी पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें मुझे सिखाने की जरूरत है जो आपको नहीं आता है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आए तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन प्लीज सजेस्ट करके जाना कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। हमारी आज की वीडियो ये जो हमारे पास अवेलेबल है, इसके अंदर हम हिंदी वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड, उसके सेंटेंसेस और साथ ही रियल लाइफ के साथ कनेक्शंस की बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि जब हम किसी भी चीज को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रह पाती हैं। अगर आप उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद नहीं रह पाती है। तो व्हाट आई मीन टू से कि आपको रियल लाइफ से कनेक्शन बना कर रखना होगा, अपने सेंटेंसेस को दिमाग में जोड़ते रहना होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में जो बातें बताई थी वो ध्यान रखना, कोई भी बात स्किप मत करना। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला हिंदी वर्ड, फिर उसके बाद इंग्लिश, उसकी मीनिंग क्या होती है, फिर उस पे सेंटेंस कैसे बनते हैं और रियल लाइफ के साथ कनेक्शन क्या है, इसके बेसिस पर हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हिंदी वर्ड में अगर हम कहते हैं यह मतलब जैसे मैंने बोला यह माउस है, ये तो यह एक माउस है, हिंदी में मैं यही बोलूंगा, लेकिन इंग्लिश में इसे क्या बोलूंगा। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा रियल लाइफ के साथ कनेक्शन बना बनाकर। यह का मतलब इंग्लिश में होता है दिस, याद रखना क्या होता है दिस। यह का मतलब क्या होता है दिस। जैसे यहां पर आपके पास एक एप्पल है, एप्पल मीन्स सेब। ये आपको बचपन से अब तक सिखाया गया होगा। शायद अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, कौन से मतलब आप कह सकते हो एज ग्रुप में आप फॉल कर रहे हैं, क्या पता ये आपको नई चीजें लग रही हो, लेकिन इतना तो सबको पता होगा कि ए फॉर एप्पल हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये एक एप्पल है और इसको अगर आप देखें तो इस एप्पल को इस सेंटेंस के पास रखा गया है, इस सेंटेंस के पास रखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे आप कहेंगे दिस इज एन एप्पल। और बेसिक रूल में मैंने आपको बताया था कि जब भी यहां पर वॉवल्स होते तो एक के लिए आप एन का यूज करते हो, और अगर यहां पर पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए आप सिर्फ ए का यूज करते हो। ये याद रखना, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। उसके बाद अगर मैं कहता हूं दैट मतलब क्या हो गया, वो यानी कि दूर पड़ी चीज के बारे में बात करेंगे, जो चीज थोड़ी सी दूर होगी, वो दैट तो क्या आएगा, दैट इज एन एप्पल। अगर आप देखो तो इस एप्पल की डिस्टेंस इस सेंटेंस से दूर हो गई है ना। ये देखो कितना दूर रखा हुआ है ये, तो उसे हम कहेंगे वो एक सेब है, वो एक सेब है। जैसे पीछे आपको जो अलमीरा है वो दिखाई दे रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, वो एक अलमीरा है, दूर है मुझसे वो, तो वो एक अलमीरा है। जैसे मैंने बोला कि यह एक माउस है, ये पास है मेरे, तो यह एक माउस है, और दूर वाली चीज को क्या बोलेंगे, दैट, है ना। तो वो एक अलमीरा है, तो दैट इज एन अलमीरा। और यहां पर तो फिलहाल सेब है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज एन एप्पल। ये सब मतलब बहुत सारी चीजों के लिए होगा। ग्रुप में जब कोई चीज होगी तब हम बोलेंगे ये सब। दीज इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दीज इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिपीट करना, दीज आर एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, ये सब सेब हैं, दीज आर एप्पल्स। लेकिन ये पास है तब, तो दीज किस केस में आता है, पास के केस में। दोज जब दूर हो जाती हैं चीजें, मतलब वो चीजें बहुत दूर हो गई, तो आप क्या बोलेंगे, दोज। वे सब मतलब दोज आर एप्पल्स। यानी ये दो इस्तेमाल किए जाते हैं सिंगुलर के लिए, ये दो इस्तेमाल किए जाते हैं प्लूरल के लिए। यानी कि दिस है तो सिंगुलर पास के लिए, दैट है तो सिंगुलर दूर के लिए, दीज है तो सिंगुलर पास के लिए,
दोज है तो सॉरी प्लूरल मतलब बहुवचन, प्लूरल पास के लिए और दोज है तो प्लूरल दूर के लिए, ये याद रखना। अब यहां पर एक सेंटेंस नीचे मेंशन किया गया है, ये मेरा भाई है। आप क्या बोलेंगे? ये मेरा भाई है। दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई ब्रदर, पास है ना ये। वो मेरा घर है, दूर से दिखा रहे हो, तो दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, दूर है तो। ये मेरे दोस्त हैं, ये मतलब अब बहुवचन हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया यहां पर, तो इसका मतलब दिस और दैट तो लगेगा नहीं, और क्योंकि पास है ये बोला मैंने, तो इसका मतलब दीज। सो दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे सहपाठी हैं। सहपाठी जिन्हें आप क्लासमेट कहते हैं, तो वे मतलब दूर के लिए आ रहा है, वे मेरे सहपाठी हैं, तो प्लूरल है और दूर है, तो क्या आ जाएगा? दोज आर माई क्लासमेट्स। तो ये है हमने जो सीखा, ये है दिस, दैट, दीज, दोज का डे टू डे लाइफ में यूज। दिस का मतलब यह है पास के लिए, दोज का मतलब वो दूर के लिए, वो मतलब बहुत सारे, उसके बाद दैट का मतलब वो दूर के लिए, और दीज का मतलब पास वाले, ठीक है। तो दीज का मतलब पास के लिए, प्लूरल। ना ये और यह दोनों सेम सेंटेंस होते हैं, है ना, सेंटेंस तो नहीं कहेंगे, दोनों सेम वर्ड हैं, यह और ये। तो कहता है कि ये और यह, उसको हम दिस कहते हैं। अब इसके बेसिस पर आप सेंटेंसेस डिजाइन कर सकते हो, जैसे when an object is closer to you कह रहा है, यानी कि जब कोई चीज आपके पास होगी ना, तब आप लगाएंगे दिस। तो हम जो इस वीडियो में सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में। सिर्फ ये 4 वर्ड्स हैं जिनके यूज से आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, साथ ही किसी के सामने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो फिलहाल के लिए। बाकी धीरे धीरे आने वाले दिनों में बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, पर फिलहाल आज की वीडियो इसी पर फोकस है। तो कहता है जब कोई चीज आपके पास हो और वो सिंगुलर हो तो दिस लगाएंगे, पास हो और सिंगुलर हो तो दिस लगाएंगे। When an object is closer to you और वो भी सिंगुलर है तो आप दिस लगाएंगे। जो पास है और एक है, जो पास है और एक है, प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये मेरी कुर्सी है या यह मेरी कुर्सी है, कुछ भी बोल दो। दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर। नेक्स्ट है यह या ये कमरा ठंडा है। बताओ यह कमरा ठंडा है, क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो क्या होगा। यह कमरा ठंडा है, बताओ क्या होगा। होपफुली आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा, तो चलो मैं बता देता हूं। यह कमरा ठंडा है, तो आप क्या लिखेंगे? दिस, यह, मैं पेन चेंज कर लूं, दिस रूम इज कोल्ड। कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा। दिस मतलब यह है, रूम मतलब कमरा, तो यह कमरा, और इस मतलब क्या हो गया? है। यह कमरा ठंडा है, क्या बोलेंगे? यह कमरा ठंडा है। दिस रूम इज कोल्ड। ये मेरी दोस्त वर्षा है, यानी दोस्त का नाम है वर्षा और वो दोस्त है, और ये यहां पर यह से है, तो ऑब्वियस सी बात है पास की बात हो रही है, तो दिस तो आएगा ही आएगा, है ना। तो आप लिखेंगे दिस इज, ठीक है। दिस इज मतलब यह है, यह है। दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरी दोस्त है। अब क्या नाम है उसका? वर्षा। तो वर्षा क्या है? VARSHA, तो यहां पर वर्षा लिख लेना आप लोग, ठीक है। स्पेस नहीं है तो मैंने वैसे लिख दिया। तो आप क्या लिखेंगे? दिस इज माई फ्रेंड वर्षा, यह मेरी दोस्त वर्षा है। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, या यह मुमकिन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी यह मुमकिन नहीं है। पॉसिबल मतलब क्या होता है? मुमकिन होना। नॉट मतलब नहीं होना, तो मुमकिन नहीं है यह, तो क्या हो गया? यह मुमकिन नहीं है। तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, धीरे धीरे सीखोगे। और अगर इंप्रूवमेंट महसूस ना हो तो फिर ऐसे और भी सेंटेंसेस आप इधर उधर से कलेक्ट करके और भी ज्यादा ट्राई कर सकते हो। मैंने तो आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए, आप और भी ट्राई कर सकते हो।
तो ये बेसिक है, बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेसिक वर्ड टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश, यानी वो वर्ड जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसमें अगला आता है हमारे पास दैट। दिस हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे दैट के बारे में। तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो और वो एक हो, आपसे दूर हो और वो एक हो, तब हम लगा देते हैं दैट। क्या लगाते हैं? दैट। वो आपसे दूर हो लेकिन वो एक हो, तो क्या लगाएंगे? दैट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जैसे हमने कहा वो, तो दैट। जो दूर है और एक है, याद रखना, जो दूर है और एक है। वो गाड़ी मेरी है, वो मेरी गाड़ी है, कुछ भी बोल दो। दैट इज माई कार, दैट इज माई कार। वो मतलब दूर की चीज है, एक कार है, तो दैट इज माई मतलब मेरी, कार तो कार है, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट इज माई कार। चलो बाकी का आप बनाओ और मुझे रिस्पॉन्स करके बताओ। मैं भी बना रहा हूं, डोंट वरी, लेकिन आप लोग भी ट्राई करते रहो, तभी तो सीखोगे। क्योंकि मेरी वीडियो देखने आप नहीं आए हो ना, आप तो सीखने आए हो। और सीखने के लिए सही तरीके क्या है वो मैं साथ ही साथ बता रहा हूं कि आपको ये चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस में लेनी होंगी। जो सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो वो बनाने की कोशिश करो। जैसे क्या कह रहा है, क्या वो अमित है? इज दैट अमित? अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। वो अमित है ये नहीं बोल रहा, वो अमित है ये नहीं बोल रहा। अगर ये बोलता वो अमित है तो क्या बोलते? दैट इज अमित, दैट इज अमित। दैट मतलब वो, इज मतलब है, अमित मतलब अमित नाम है उसका, तो दैट इज अमित। और हाँ, नाम लिखते वक्त ये याद रखना, वो नाम चाहे बीच में आए चाहे वो नाम पहले आए, हर जगह पर बेटा आपको नाम के पहले अल्फाबेट को बड़ा लिखना है। आप कहोगे ये तो सर हमें पहले से पता है पर सबको नहीं पता होता, कुछ गलतियां होती हैं हमसे। तो इसीलिए ये याद रखना, नाम के स्पेलिंग को हमेशा पहला अल्फाबेट लेकर बड़ा करना है। यहां पर सवाल पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। सवाल पूछ रहा है तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। लेकिन अगर ये जवाब दे रहा होता कि जैसे बोलता वो अमित है, या नॉर्मल सेंटेंस होते वो अमित है, तो आप क्या बोलते? दैट इज अमित। क्या बोलते? दैट इज अमित। पर ये सवाल पूछ रहे तो क्या बोलेंगे? इज दैट अमित? क्या वो अमित है? तो यही बोला है, क्या वो क्या है, वो क्या है। अब ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है, वो क्या है, इस तरीके से सवाल आता है। तो जवाब देकर बताओ जरा कि कितना पता है आपको। क्या लिखा आप लोगों ने, बताओ फटाफट। देखो लिखा है वो क्या है, वो क्या है। वो का मतलब क्या है? दैट, है ना। क्या मतलब होता है? वो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। ठीक है, अब वो यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क में व्हाट वर्ड होता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो क्या के लिए क्या होता है, जनरली क्वेश्चनिंग पूछी जा रही है तो इसके लिए हम व्हाट यूज करते हैं, WHAT, व्हाट। ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, तो ये व्हाट है। व्हाट मतलब कब कब यूज किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं, तो सवाल बोल रहा हूं ना मैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तो क्या के लिए हम व्हाट यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है। तो अब इसको आंसर में क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? What is that? What is that? वो क्या है? What is that? ठीक है, What is that? वो क्या है। नेक्स्ट आता है वो लड़की खूबसूरत है, वो लड़की खूबसूरत है। क्या मेंशन करेंगे यहां पर? वो लड़की है ना, वो मतलब यहां पर दैट आ जाएगा। लड़की मतलब गर्ल, और खूबसूरत ब्यूटीफुल, है के लिए इज लगता है, तो क्या लिखेंगे? दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर, खूबसूरत, है ना। तो दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की खूबसूरत है। तो अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। देखो वो के लिए आपने क्या यूज किया? दैट, लड़की के लिए गर्ल, खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल, और फिर लग गया हमारा इज जो कि है। तो वो लड़की खूबसूरत है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, वो लड़की खूबसूरत है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। वो फोन बहुत महंगा है, जैसे हम कहीं जाते हैं, है ना, और आपको मोबाइल लेने जाना है और आपको सस्ता सा मोबाइल देख रहे हैं। अब आपको सामने वाले ने महंगा मोबाइल दिखा दिया तो आप बोलेंगे क्या उसे? वो फोन महंगा है,
ऐसे करके बोलेंगे वो फोन महंगा है। अब वो मतलब क्या होगा, दैट, और फोन का मतलब तो फोन होता है, महंगा मतलब होता है बेटा क्या, बताओ, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, कॉस्टली, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, एक्सपेंसिव भी यूज कर सकते हो और कॉस्टली भी यूज कर सकते हो। तो आप लिखेंगे क्या, दैट फोन, दैट मोबाइल, कुछ भी आप कह सकते हैं, दैट फोन इज कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव, थोड़े से भारी वर्ड यूज करो, एक्सपेंसिव। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दैट फोन इज एक्सपेंसिव। ठीक है, अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसीलिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहा हूं। जहां पर क्वेश्चन मार्क था वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको सेंटेंस में, लिखते वक्त, बोलते वक्त कोई क्वेश्चन मार्क थोड़ी बोलेगा, मतलब व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क, ऐसा थोड़ी होगा। तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप ये बोला नहीं जाता है, लेकिन जब आप सेंटेंस लिखोगे तो आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट, वो सड़क मेरे गांव जाती है, वो सड़क यानी दैट रोड, सड़क मतलब क्या है, रोड। अब मेरे गांव जाती है, जाना मतलब गो, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो गोज लगेगा, तो क्या आ जाएगा, वो सड़क मतलब दैट रोड गोज टू। अब गांव मतलब क्या होता है, विलेज, और माई मतलब मेरे, तो दैट विलेज है ना, वो सॉरी दैट रोड गोज टू माई विलेज, दैट रोड goes to my village। समझ में आ रहा है कितना आसान है, कितना आसान है कि वो सड़क, वो मतलब क्या हो गया, दैट सड़क, ओ कहां गया, हीरा बैक हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। हाँ, दैट रोड, तो वो सड़क, सड़क मतलब क्या हो गया, सड़क मतलब रोड, मेरे मतलब माई, गांव मतलब क्या हो गया, विलेज, और जाना मतलब गोज है ना, तो दैट रोड गोज टू माई विलेज, वो सड़क मेरे गांव जाती है। नाउ नेक्स्ट वन, बेसिक वर्ड टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश में अगला है हमारे पास ये मतलब प्लूरल के लिए, पास के लिए, प्लूरल के लिए, पास के लिए। प्लूरल मतलब समझ रहे हो ना, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं तो प्लूरल हो जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट यानी जब ऑब्जेक्ट ना रहे, ऑब्जेक्ट्स बन जाए, प्लूरल हो जाए, आर क्लोजर टू यू, जब ऑब्जेक्ट्स आपके पास हो, ऑब्जेक्ट आपके पास हो और वो ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट्स हो। जैसे मैं कहूं मैंने 4 बिस्किट्स अपने हाथ में रख लिए, अब ये 4 बिस्किट्स जो हैं वो प्लूरल हो गए, क्योंकि एक से ज्यादा होते ही प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाता है, तो हम वहां पर दिस यूज नहीं कर सकते, पास है तो दिस यूज नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर नहीं है वो, तो हम उसे कहेंगे दीज, क्या बोलेंगे, दीज। तो अब यहां पर मेंशन करेंगे आप, दीज मतलब होता है ये, जो चीज पास है और एक से ज्यादा है, जो चीज पास है और एक से ज्यादा है, उस केस में हमें दीज लगाना होता है। ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरे माता पिता हैं, तो क्या लिखेंगे, दीज आर माई पेरेंट्स। माता पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरेंट्स। दीज आर माई पेरेंट्स, एक से ज्यादा है। अब कहोगे सर इतने सारे सेंटेंसेस, रूल्स वगैरह हम कैसे याद करेंगे। देखो पहली बात तो ये कि आपको इंग्लिश सीखना ऐसे है जैसे आपने कभी हिंदी सीखी थी, आपको हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं लेने हैं। क्या कभी हिंदी बोलना सीखना जब आपने शुरू किया उसके लिए इतने सारे ग्रामर की जरूरत पड़ी, नहीं। आपने अपने मम्मी पापा से बात करना शुरू किया बचपन में, छोटे छोटे टूटे फूटे वर्ड सीखे। अगर आप खुद मम्मी पापा हैं तो आप खुद ही देखो कि आपके बच्चों ने कैसे प्रोग्रेस किया, कैसे उन्होंने हिंदी सीखी, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंग्लिश को हार्ड एंड फास्ट नहीं समझना है। नॉर्मली आप बात करो, नॉर्मली इन शब्दों का मतलब समझो, दिस दैट दोज, ये सब क्या होते हैं, सेंटेंस में धीरे धीरे इस्तेमाल करो, अपने घर में अपने आसपास के लोगों के साथ बोलते हुए आपको सब समझ में आएगा। तो ये कह रहा है दीज तब लगाते हैं जब एक से ज्यादा चीजें हो और वो आपके पास हो, तो जैसे दीज आर माई पेरेंट्स। ऐसे आपके पास और भी सेंटेंसेस हैं। ये कहता है ये किताबें बहुत पुरानी हैं, ये मेरे चाचा चाची हैं, ये कुर्सी टूटी हुई है, या कुर्सियां, सॉरी कुर्सियां। और चाचा चाची में देखो, चाचा एक चाची एक, तो ऑब्वियस सी बात है 2 हो गए, प्लूरल हो गया। ये आम बहुत रसीले हैं, अब ये आम, अब आम, आम चाहे एक हो बेटा या आम बहुत सारे हो, उन्हें आप आम ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है, आम एक हो या बहुत सारे, उन्हें आम ही बोलेंगे, ये आम नहीं बोलेंगे।
और ना ही इसे हम बोलेंगे ये बहुत सारे आम, ऐसे भी नहीं बोलेंगे, आप उन्हें आम ही बोलेंगे क्योंकि वो पूरे आम की फैमिली है। सुन में आ रहा है? तो ये आम बहुत रसीले हैं, इसमें आम अपने आप ही प्लूरल हो गया। ये बोरियां खाली हैं, तो बोरियां हो गए तो ऑब्वियस सी बात है प्लूरल हो गया ये, और खाली तो चलो ठीक है जो भी है। तो इनके अब मीनिंग भी हम ट्राई करेंगे और इनको भी समझकर हम यहां पर दीज का यूज करना सीख जाएंगे। सेंटेंसेस को यूज करो ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा सेंटेंसेस को आप यूज करोगे ना उतनी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। तो चलो इसको भी बनाते हैं, मिलके बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये किताबें बहुत पुरानी हैं। अब ये है तो ऑब्वियस सी बात हम क्या लिखेंगे, दीज, पास की चीजें हैं तो दीज। किताबें यानी बुक्स, दीज बुक्स। अब प्लूरल है, प्लूरल के लिए इज नहीं लगता है, आर लगता है, ठीक है, इज नहीं लगता, आर लगता है। दीज बुक्स आर, पुरानी मतलब ओल्ड और बहुत मतलब वेरी। दीज बुक्स आर वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है ना तो आपको अपनी वोकैब से इंप्रूव करनी होगी। वोकैबलरीज जितनी ज्यादा होंगे, शब्दकोश जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आप इस्तेमाल कर पाओगे ना। तो इंग्लिश के लिए और कोई रूल नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए इंग्लिश में। ये मेरे चाचा चाची हैं, दीज आर माई, ठीक है, अंकल एंड आंट, AUNT, आंट। अब इसमें अंकल और आंट में पहले अल्फाबेट्स बड़े मत लेना ना, क्योंकि नाम नहीं है ये, ठीक है। तो अंकल और आंट का यू बड़ा और ए बड़ा मत लिख देना। दीज आर माई अंकल एंड आंट। नेक्स्ट, ये कुर्सियां टूटी हुई हैं। कुर्सियों को हम इंग्लिश में चेयर कहते हैं, तो यहां पर बहुत सारी हैं, कुर्सियां हैं तो चेयर्स हो जाएंगे। है के लिए यहां पर आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। टूटी मतलब ब्रोकन होगा, टूटी हुई है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ठीक है। दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ये कुर्सियां टूटी हुई हैं। नेक्स्ट है, ये आम बहुत रसीले हैं। अब यहां पर जैसे ही ये बोल दिया तो वो प्लूरल हो गया। अब आम के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि चाहे आम एक होगा तो उसमें ये नहीं लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा। फिलहाल ये लिखा जा रहा था, प्लूरल के लिए आ रहा है यहां पर। और आम बहुत रसीले हैं तो मैंगोज आ जाएगा। सो दीज मैंगोज आर। अब रसीले क्या होता है, रसीले मतलब जूसी और बहुत मतलब वेरी, तो वेरी जूसी, JUICY, जूसी, ठीक है, क्लियर, JUICY, जूसी। नेक्स्ट आता है, ये बोरियां खाली हैं। ये बोरियां खाली हैं, बोरियों को क्या कहते हैं, सैक्स, SACK, सैक्स। दीज यानी ये सैक्स, SACK, सैक्स बोलेंगे, वो वाला नहीं, हाँ प्लीज, सैक्स। दीज सैक्स आर। अब खाली को क्या कहते हैं, एम्प्टी। क्या कहते हैं बेटा, एम्प्टी, तो ई छोटा ले लेंगे, एम्प्टी। दीज सैक्स आर एम्प्टी। तो इस तरीके से आप जो है इनके मीनिंग्स बता पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास बेटा प्लूरल वाला, देयर, वहां, दूर से। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर हो उन्हें हम कहते हैं, और वो ऑब्जेक्ट नहीं एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स हो, बहुत सारे हो। जब कोई बहुत सारी चीज आपसे दूर हो तब हम लगाते हैं क्या, हम लगाते हैं दोज। तो वहां पर हम दोज लगाते हैं, वे, उन, ऐसे शब्दों के साथ हम दोज लगाते हैं, दोज। जो चीज दूर है और एक से ज्यादा है, जो चीज दूर है और आपसे ऑब्वियसली दूर है और बहुत सारे हैं, एक से ज्यादा हैं, तो उनके लिए हम लगाते हैं। जैसे वे मजदूर थके हुए हैं, वे मजदूर थके हुए हैं। Those laborers are tired, those laborers are tired। टायर्ड मतलब थका होना, और लेबर मतलब होता है मजदूर, और बहुत सारे मजदूर हैं तो लेबरर्स। और ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा लगता है तो इज तो लगता नहीं, आर लगता है, तो इसलिए यहां पर आर लग गया। बाकी और भी सेंटेंस है, इनके मीनिंग्स आप ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर आइडिया दिया वैसे यहां पर भी हो जाएगा।
तो यहाँ पर हर जगह पर आप दोस्त यूज करोगे। और बच्चे मेरे, वो बच्चे मेरे दोस्त हैं, वे पेड़ बहुत लंबे हैं, वे फूल बहुत मुझे पसंद हैं, वो मेरे जूते नहीं हैं, उन कुत्तों को भगा दो। ऐसे सेंटेंसेस के मीनिंग्स आपको बनाने बड़े आसानी से आ जाएंगे। चलो तो बनाने की कोशिश करो। जब भी आप सेंटेंस बना रहे होते हो तो पहले आप उनके अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स के मीनिंग्स को ढूंढो। जैसे मैंने बोला वो, अब कोई आपसे पूछेगा यार वो क्या है, यहाँ पर वो के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो वो के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर दोज, ठीक है। बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, किड्स, दोज किड्स, है ना। मेरे के लिए माई, दोस्त के लिए फ्रेंड, लेकिन यहां पर फ्रेंड्स हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है। और हैं के लिए हम यूज करेंगे दोस्तों आर। बस अब इसको थोड़ा अरेंज कर लो सेंटेंस वाले रूल को जो मैंने बताया था उसके हिसाब से। तो अब क्या लिखेंगे, दोज क्या मेंशन करेंगे, ध्यान से सुनना, दोज किड्स आर, दोज किड्स आर माई फ्रेंड्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, दोज किड्स आर माई फ्रेंड्स, वो बच्चे मेरे दोस्त हैं, दोज किड्स आर माई फ्रेंड्स। ऐसे सभी का बनाओ। जैसे वो के लिए या वे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सेम वही हम यूज करेंगे दोज, ठीक है। पेड़ के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्री, लेकिन यहां पर पेड़ प्लूरल है तो हम यहां पर यूज करेंगे ट्रीज। क्या यूज करेंगे, ट्रीज। बहुत मतलब हो गया वेरी, और लंबे मतलब क्या हो गया, लॉन्ग। और ये तो आपको पता ही है मतलब तो प्लूरल में आर लगेगा। तो अब यहां पर सेंटेंस क्या बनेगा इसका, दोज ट्रीज आर वेरी टॉल या लॉन्ग, दोज ट्रीज आर, दोज ट्रीज आर वेरी टॉल भी लिख सकते हो और बेटा लॉन्ग भी लिख सकते हो। मुझे वो फूल पसंद है, मुझे यानी कि आई यहां पर होगा, वो मतलब दोज, ठीक है। और फूल मतलब फ्लावर, पसंद मतलब पसंद मतलब क्या होता है बताओ, लाइक। तो आई लाइक दोज फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स, आई लाइक दोज फ्लावर्स। वो मेरे जूते नहीं हैं, दोज आर not my shoes, those are not my shoes, shoes मतलब जूते, those मतलब वो, मेरे मतलब my, not मतलब नहीं, और है तो पता ही है आपको are, तो those are not my shoes। नेक्स्ट है उन कुत्तों को भगा दो, बताओ उन कुत्तों को भगा दो। अब भगाना क्या होता है, यहां पर क्या यूज करेंगे, उन कुत्तों को भगा दो। ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग सेंटेंस है, इसकी मीनिंग को आप याद रख लें। इसमें आपके पास है उन कुत्तों को भगा दो, ये इसका था यहां पर बेटा, ठीक है। उन कुत्तों को भगा दो, तो यहां पर आ जाएगा चेज, सॉरी चेज, CHASE, चेज दोज डॉग्स अवे, ठीक है। चेज दोज डॉग्स अवे, ठीक है, उन कुत्तों को भगा दो, चेज दोज डॉग्स अवे। तो इस तरीके से आप जो है इंग्लिश को आसानी से बना सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने, ये आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। इनकी मीनिंग्स को आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है जो आपको समझना चाहिए अलग से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इनके आंसर्स अगर आप कमेंट सेक्शन में देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपने मेरी वीडियो से कुछ तो सीखा। आप अगर सीख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक भी बच्चा, एक भी जो मेरा दोस्त है, आप लोग ऑब्वियसली सीख रहा होगा, तो मुझे यहाँ पर वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो मुझे पता कैसे चलेगा, तो आप इनके मीनिंग्स को मुझे जो है वो ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। तो ये एज अ होमवर्क है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। बिना होमवर्क के आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो ये होमवर्क है, ये आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।